ये मैं कहता हूं ना कि हमें अभी अभी खड़ा हो रहा है और इस दुनिया को बचाना है, इस आग से, इस ग्लोबल वार्मिंग से, सब कुछ से। तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्या करना है, तो एग्रेसिव बिजनेस करना है और हर जो फॉसिल फ्यूल है उसको मिटाना है, एलिमिनेट करना है, उसको रिप्लेस करना है हमारे इस फ्यूल के साथ, इस ईंधन के साथ। वैसा ही काम, वैसे ही आंदोलन जैसा काम हमें लोगों की इनकम के लिए, आमदनी के लिए करना है, उनको रोजगार के लिए करना है। यानी देखिए, ये सभी जो चीजें है ना, ये 5 ई जो हम लोग बोलते हैं, वो एक ही प्रोसेस के अलग अलग पहलू हैं। आप इसको समझिए। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि हमें दुनिया को बचाना है। ये दुनिया जो बर्बाद कर रहा है ये मनुष्य, उसको बंद करना है। तो पहला ही एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। कैसे बचाना है, तो हमको ये जो फॉसिल फ्यूल ईंधन चल रहा है उसको 100% रिप्लेस करना है, 100% उसको एलिमिनेट करना है। ये जहर है जो हम लोग कर रहे हैं। तो रिप्लेस करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दुनिया को एक नया सोल्यूशन देना पड़ेगा एनर्जी का। तो दूसरा ही एनर्जी, एनर्जी इंडिपेंडेंस, क्लीन एनर्जी। तीसरा ही, अभी ये एनर्जी, ये ईंधन जब हम लोग तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, बाकी के लोगों के जैसे नहीं, बायोफ्यूल तैयार करेंगे। इसके लिए पूरा जो माल है वो किसान तैयार करेंगे, किसानों से आएगा। तो इसलिए किसान ज्यादा से ज्यादा उसको तैयार करे, तो किसानों को ज्यादा सपोर्ट करो। तो एम्पावरमेंट, किसानों का सक्षमीकरण, वो तीसरा ही है, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट। और अगर किसानों को अच्छी तरह से आप सक्षम करें, तो वही मैं बोलता हूँ कि अगर आप उसको हाथ नहीं देंगे तो किसानों के जमीन में 100 टन ही आएगा माल, लेकिन उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करें तो वही 500 टन में आएगा। तो वो है एम्पावरमेंट, वो करना है। और नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक कैंपेन इसलिए क्योंकि दुनिया को बचाना अगर है तो तीनों काम करने पड़ेंगे हम। ईंधन को 100% रिप्लेस करना ही है, लेकिन उसके साथ ये जो केमिकल फार्मिंग चल रही है, कैंसर की फार्मिंग चल रही है, उसको भी बंद करना पड़ेगा ना। तब जाके जीव जंतु से लेके हम खुद भी बचेंगे इस सब चीजों से। ये सभी जो पेट्रोकेमिकल के नाम पे सब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इतना सब कचरा हो रहा है, समुद्र से लेके तालाब से लेके हर जगह पे, उसको रिप्लेस करना है। और ये तीनों माध्यम ऐसे है ना कि इससे बहुत ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। दोस्तों, जो भी काम करना है ना, जो भी काम हम वो उनके जैसे नहीं करेंगे जो बाकी के बिजनेसमैन करते हैं। 10,000 लोग निकाल दिए क्योंकि वहां भी रोबोट्स है, वहां मशीनरी है, कोई जरूरत नहीं हम, मुझे तो लगता है। तो हम ये पूरे तीनों काम हम ऐसे करेंगे कि हमारे हर व्यक्ति को अच्छा इनकम मिले। अच्छा इनकम यानी कौन सा इनकम, देखो एपीएल बीपीएल वाला इनकम नहीं है। आज इनका दारिद्र्य रेखा करके एक चीज है, आपको पता होगी, बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। उसकी व्याख्या अगर देखोगे ना, व्याख्या क्या है, तो उसकी व्याख्या ये है कि अगर आप शहर में रहते हो और अगर आपके इनकम 1,200 रुपए है, तो आप दारिद्र्य रेखा के ऊपर हो। महीने का इनकम अगर आपको 1,200 रुपए है, तो अगर आप गांव में रहते हो और आपका इनकम अगर 1,000 से ऊपर है, तो आप दारिद्र्य रेखा के ऊपर हो। अब मुझे बताइए, आप 1,000 और 1,200 रुपए में क्या होता है आज? सिलेंडर जो है, जिसका हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, वो सिलेंडर 1,000 रुपए में आता है कि नहीं? रिस्पेक्टेबल इनकम का मतलब है 12, 10, 12, 15 हजार महीने का मिलना चाहिए। अगर कोई आदिवासी भी रहता है कहीं, तो कम से कम 8,000 तो उसको मिलने चाहिए ना, इस काम की वजह से। और ये भी काम हमें करना है, आंदोलन जैसे ही करना है। हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हर फैमिली को हम कवर नहीं करते। और ये ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम लोग हाँक रहे हैं, ऐसे कोई नहीं। ये हमारे सामने है, इतना सब कुछ दिया है कुदरत ने हमें। आज जितनी भी जमीन हमारे हर तहसील में है, ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ हर तहसील में 29,000 हेक्टेयर जमीन है। कितनी? 29,000 हेक्टेयर। जहां आज कुछ खेती हो रही है तहसील में, उसकी सिर्फ 20% यानी ऑलमोस्ट 6,000 हेक्टेयर, अगर उस पर हमने बायोमास की फार्मिंग की, नेपियर ग्रास की फार्मिंग की, और 500 टन जो हमें चाहिए, तो उससे हम 40 से 60 एमकोल के प्रोजेक्ट, 40 से 60 बायोफॉरेस्टेड प्रोजेक्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट में देखो, अगर एक प्रोजेक्ट से हमने देखा क्या हो सकता है, तो ये 80 से 120 प्रोजेक्ट जब लगेंगे, और दोनों की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेम ही रहेगी, बायोफ्यूल स्टेट में भी उतने ही लोग रहेंगे, थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन उतने ही ऑलमोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो इतने प्रोजेक्ट अगर 20% लैंड से लाएंगे, तो
मुझे बताइए कितना बड़ा बदलाव होगा, और कौन से ऐसे लोग रहेंगे कि जिनके पास फिर हम अच्छा इनकम नहीं दे पाएंगे उनको। तो ये प्रॉपर, और देखो ये इसके बलबूते पे है, ये इतनी जमीन ना चाइना के पास है ना अमेरिका के पास है। इतना सब कुछ कुदरत ने दिया है हमें, ये समझना पड़ेगा। और ऐसे लोग कि जिनके पास सपोज कुछ जमीन ही नहीं है, वो दूसरों के खेत में काम करते हैं, ये मजदूर करके काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे हैं कुछ करने के लिए। तो हमको सिर्फ यही देखना है कि बाबा आप पशुपालन में क्या कर सकते हो, और अगर पशुपालन में ये काम है ना, और हम लोग कैसे कि वैसे ही काम करेंगे जैसा अभी हमने एमकोल के बारे में किया। क्या देखा हमने, पहले देखा कि मार्केट किसको ज्यादा है, कौन सी वो चीज है तो सबसे ज्यादा बेच सकते हैं, फास्ट बेच सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही अगर आप जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ जहां भी हो, आप क्या कर सकते हो, उसके पहले क्या बेच सकते हैं हम लोग मार्केट में। तो जो मार्केट में बेच सकते हो वो आप करिए, और फिर हम देखेंगे कि आपको कम से कम महीने की इतनी इनकम आनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो 20% जमीन की बात हुई, 50-60% तो हमें वही खेती करनी ही है ना, गेहूं चावल से लेके सब कुछ करना है। लेकिन वो ऑर्गेनिक तैयार करके वो आप बाजू की मंडी में नहीं बेचना है, उसके ऊपर प्रोसेस करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना के हम पूरी दुनिया में बेच सकते हैं उसको। क्यों गेहूं बेचो, आटा बेच सकते हैं, ब्रेड बेच सकते हैं, कुकीज बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये सब प्रोसेस में भी कितने सारे लोग लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसके अलावा ये कई सारे ऐसी चीजें है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हम बना सकते हैं, और हमारे लोग सालों से उसको बना रहे हैं, वो जानते हैं, वो कुशल है उस चीजों में। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ ये चीज हो रहा है, तो बाकी कई सारे ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज है जो अलग अलग चीजें बनाती है, बहुत अच्छी तरह से बनाती है, सालों से बनाती है। उसको एक अच्छी तरह से मार्केट हम क्रिएट करें और उसको बेचेंगे ना पूरी दुनिया में। लोगों को भी जरूरत है, लोगों को नहीं चाहिए वो प्लास्टिक बिस्टिक रबर सब कुछ, ऐसी इको फ्रेंडली चीज चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, ये जो लोग हैं ना अपनी, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये आप जो मशीन लगाते हो, आप एआई बेस्ड काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये आप रोबोट वगैरह बनाते हो, ये रोबोट को लेके आइए और उसको बोलिए ये काम करने के लिए। ऐसे कई सारे काम हैं, हजारों काम हैं, लाखों काम हैं कि जो आपके रोबोट्स नहीं कर सकते, आपके मशीन नहीं करते, हमारे लोग कर सकते हैं। और इस तरह का काम कर सकते हैं ना कि आप रिपीट भी नहीं कर सकते। ये कई सारे भारत में ऐसी चीजें हैं जो जो लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे की जाती है, अंदाजा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि से लेके ये, हम जब मोहनजोदड़ो उस जमाने में थे ना, तभी हम इतने आगे थे। केदारनाथ का एग्जाम्पल हमारे सामने है। केदारनाथ का मंदिर किस तरह से बना है, हर साल उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन केदारनाथ का मंदिर वैसे ही है। इतना स्ट्रॉन्ग साइंस है, इतने पढ़े लिखे हम सभी है, सभी लोग हैं, आप हैं, मैं हूं, सब लोग हैं। हमारी संस्कृति में है सब कुछ जो हम कर सकते हैं ना, ये लोग कितने भी मिले नहीं कर सकते। ये आज आप बोल रहे हैं ना, पूरी दुनिया बोल रही है कि हमने चाइना को क्रॉस किया, हम दुनिया के भी सबसे बड़ी आबादी वाली देश है। मैं समझता हूं कि ये आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले दिनों में लोग पूरी दुनिया देखेगी कि ये सब लोग जब खड़े होंगे, एक दिशा में काम करेंगे, तो हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को 26 जनवरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस 26 जनवरी को वो आगाज होगा और वो एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत होगी। धन्यवाद। 26 जनवरी को नया आगाज होगा, नई शुरुआत होगी। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, बट हम इस रिपब्लिक डे की सही मायने में भाषा पूरे इंडिया को समझाएंगे हमारे एमसीएल मूवमेंट की शुरुआत के साथ, एमसीएल एमकोल मिशन के साथ। और यही आज एक बहुत दमदार दावा, एक दमदार बात श्याम सर ने और एक बार की है।